हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था नॉन आइडियल गैसेस के बारे में। नॉन आइडियल गैसेस जिसे हम रियल गैसेस भी कहते हैं, और हमने स्टडी किया था भाई किस तरीके से नॉन आइडियल और रियल गैसेस जो हैं आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएट करती हैं, और किस तरीके से वंडर वाल ने एक इक्वेशन जो ड्राइव की थी रियल गैसेस के लिए, ये हम ऑलरेडी सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। ठीक है, वे किस तरीके से रियल गैसेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे या डिफरेंट प्रेशर्स पे बिहेव करती हैं। ठीक है, तो वो हम स्टडी करने वाले हैं। सो व्हाट इज द वंडर वाल इक्वेशन फॉर द रियल गैस? इफ वी हैव द 1 mole of a gas, 1 mole of a रियल गैस, और उसके लिए हमारे पास जो वंडर वाल इक्वेशन है दैट इज P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT. Okay, so let it be equation number 1. Okay, so first of all I am going to discuss the behavior of real gases at very low pressure. So first case is at very low pressure. Okay, जब प्रेशर जो है बहुत ही लो है, ओके, व्हेन P इज लो, उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि V है, दैट वुड बी वेरी वेरी लार्ज. V इज वेरी लार्ज. ओके, बिकॉज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास कोई रियल गैस है. ठीक है, और उसके ऊपर जो प्रेशर है दैट इज वेरी वेरी लो. उस केस में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे. ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कि इस कंटेनर का वॉल्यूम है दैट वुड बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस. ठीक है, तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी दैट वुड बी negligible, as well as the effective volume of one molecule of gas will be again negligible. So in that case we can ignore the factor A and B. ठीक है, तो A and B को हम क्या कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं. So A and B are neglected here. Okay, so if we neglect the A and B in this equation, so our equation becomes P into V equals to RT. ठीक है, for 1 mole of a gas we have this equation. Okay, so we can say that the real gases obey the ideal gas equation and show the nearly ideal behavior at extremely low pressure. ठीक है, क्योंकि हमने ये भी स्टडी किया था ड्यूरिंग द डायग्राम कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है आइडियल गैसेस के लिए 1 होता है, और जो रियल गैसेस हैं वेरी लो प्रेशर पे वो क्या होते हैं, बिल्कुल आइडियल गैस के उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो बिल्कुल इक्वल होता है. ठीक है, उसके बाद जैसे ही जो प्रेशर इंक्रीज होता है या तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज होता है या फिर इंक्रीज होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हीलियम के केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और फॉर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया ये डिक्रीज करता है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सो सेकेंड केस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एट moderate pressure. Okay, so at moderate pressure, तो moderate pressure पे क्या होगा कि जो वॉल्यूम है, मीन्स जो हमने पहले प्रेशर लगाया था दैट वाज एक्सट्रीमली लो. अब जो प्रेशर है ना तो वो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, मीन्स इंटरमीडिएट को हमने प्रेशर लगाया हुआ है. ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया कि जो पिस्टन है सिलेंडर का वो यहाँ से यहाँ चला गया. ओके, सो द प्रेशर इज मॉडरेट हियर. इन दैट केस जो वॉल्यूम है गैस का दैट इज अगेन वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस. ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है उसका जो वॉल्यूम है दैट वुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. ठीक है, तो उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ओके, वो तो कुछ ना कुछ उसमें रहेंगी, बट जो इफेक्टिव वॉल्यूम है, ठीक है, जो B है, जो इफेक्टिव वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का, वो निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस.
ओके। बट क्योंकि हमने प्रेशर पहले से थोड़ा सा ज़्यादा लगाया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े से एक दूसरे के ऊपर पास पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर है हमारे पास दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या हो जाएंगे, अब इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो उस केस में जो फैक्टर ए है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इट तो ए इज नॉट निगलेक्टेड इन दिस केस, बट जो बी है दैट कैन बी निगलेक्टेड, ओके, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जैसे कि जो टोटल वॉल्यूम है गैस का अभी भी वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ठीक है। तो बी कैन बी निगलेक्टेड हियर, ओके। सो द इक्वेशन बिकम्स पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर टी, okay. So if we multiply P with V, so we have the PV, and multiply this factor with the V, we have A upon V is equal to RT, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा PV is equal to RT, A by V को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो it will become minus A upon V, ठीक है। If we divide this equation on the both side by RT, so we will have PV by RT is equal to 1 minus A upon V into RT, ठीक है। So what is this PV by RT? That is the compressibility factor, that is Z, okay. So we can write Z is equal to 1 minus A upon V RT, okay. और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो Z है that is less than 1 में से कुछ एक फैक्टर हम वहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। So we can write the Z is less than 1, कब? At moderate pressure, ठीक है। So under the condition of moderate pressure, the factor PV is less than RT by a factor of A by V, or we can say the compressibility factor is less than 1, ठीक है। अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? This explain the dip in the plot of Z versus P, ठीक है। जो Z versus P हमारा जो कर्व है, ठीक है, दैट इज डिक्रीजेस, वहां पे क्या आ रहा है, डिप आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी गैसेस के लिए डिप आता है? व्हेन द गैसेस आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है। इन टाइप की गैसेस के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है एट मॉडरेट प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर इट इज जस्ट इक्वल टू दी और नियरली इक्वल टू दी आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। When the pressure is increasing, the compressibility factor decreasing. नाइट्रोजन के केस में इस तरीके से डिक्रीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में यहाँ पे डिक्रीज करता है, मीथेन और अमोनिया के केस में ये और भी ज़्यादा डिप आता है इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गैसेस के ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द गैस हमारे पास यहाँ पे डिप आएगा, ठीक है। सो वी हैव ए मिनिमा, ठीक है, बिलो द आइडियल गैस कर्व, ओके। सो दिस शोज दैट द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, the volume is decreased and the value of Z also decreases here, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले डिक्रीज आएगा और जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। उस केस में हमारे पास फर्दर ये जो फैक्टर है Z फैक्टर दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आके हमारे पास जो डिप है दैट बिकम्स मिनिमम, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक पर्टिकुलर लिमिट तक डिक्रीज करता है, उसके बाद जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वो फर्दर इंक्रीज करेगा। ये हम नेक्स्ट आगे फैक्टर देखते हैं। थर्ड जो हमारा फैक्टर है दैट इज एट हाई प्रेशर, ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज वेरी वेरी हाई। अब ये केस कैसा हुआ कि ये हमारा कंटेनर है, इसके ऊपर हमने सफिशिएंटली हाई प्रेशर लगाया हुआ है जहां पे हमारा पिस्टन जो है इतना नीचे पहुंच चुका है, ठीक है। एट वेरी हाई प्रेशर क्या होगा वहां पे? एट वेरी हाई प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल, ओके, सो दैट द फैक्टर बी इन दिस केस कैन नॉट बी निगलेक्टेड, ओके। उस केस में हम इस फैक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर ए की, ठीक है। अब जब इतना हाई प्रेशर में लगाया है उस केस में जो ए बाय वी फैक्टर है हमारे पास, ए बाय वी स्क्वेयर, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू पी,
ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत कम हो गया, ठीक है। अब ए तो बढ़ेगा, डेफिनेटली फैक्टर ए विल बी इंक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो बढ़ जाएंगी, बट वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम हो गया कि अब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी लेस हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो प्रेशर है वो हम हाई कर रहे हैं, तो मीन्स हमारा ये फैक्टर जो है अल्टीमेटली ये बहुत लेस हो जाएगा। तो उस केस में इस कंप्लीटली फैक्टर को हमें वहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम इज डिक्रीज बट प्रेशर इज सो मच हाई हेयर, ठीक है, कि ये फैक्टर हमारा वहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा। सो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी पी वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, ठीक है। और वी हैव द पी वी माइनस पी बी इक्वल्स टू RT and PV is equal to RT plus PV. Now, if we divide on the both side by RT, we will have PV by RT equals to 1 plus PB by RT. ठीक है, means this is a vector Z, so we can write the Z is equal to 1 plus PB by RT. ओके, और वी कैन राइट द z इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, सो एज द प्रेशर इंक्रीजेस द टर्म Pb इन दिस इक्वेशन इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ z इज ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। फर्दर अगर हम इसको प्लॉट में देखें z वर्सेस जो P का हमारा प्लॉट है, तो दिस इज z, दिस इज द प्रेशर, ओके। तो in this plot as the pressure increases z is also increases and this explain the upward trend of the plot, ठीक है, of z versus p at high pressure, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर में that is equals to unity, at moderate pressure वहाँ पे dip आ रहा है, at high pressure it is greater than unity, ओके। सो ये सारा फैक्टर आ गया हमारे पास प्रेशर का। अब आप एक्सप्लेन करते हैं टेम्परेचर का फैक्टर, टेम्परेचर के साथ किस तरीके से रियल गैसेस बिहेव करती हैं, ओके। सो फोर्थ फैक्टर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक दी एट हाई टेम्परेचर, ओके। सो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एट ए गिवन प्रेशर, इफ द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स कंसिडरेबली लार्ज, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, हमने जो बाहर का जो प्रेशर है उसको फिक्स किया हुआ है, प्रेशर को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेट इट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। उस केस में अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, नीचे से एक बर्नर लगा दिया, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपना जो प्रेशर है वो उनका इंक्रीज हो जाएगा पर यूनिट सरफेस एरिया जो है, ओके। तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, बट हमारा जो बाहर का प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो पिस्टन जो है ये ऊपर को जाएगा, ओके। तो ये पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर को मूव करेगा, ऊपर को जब मूव करेगा तो जो वॉल्यूम है गैस का जो वॉल्यूम है दैट बिकम्स कंसिडरेबली लार्ज। सो इन दैट केस द फैक्टर E बाय वी स्क्वेयर इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द प्रेशर। वो कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे जो फैक्टर A है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। जब हमारे पास हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है वो और भी कम हो गई, उस केस में A बाई वी, अब नीचे वाला फैक्टर क्या है, ज़्यादा है, ऊपर वाला फैक्टर जो है कम है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगी, हमारे पास और भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो एज कम्पेयर टू जो प्रेशर है उस कंपैरिजन में ये फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगा, ओके। सो A बाई वी स्क्वेयर can be neglected at high temperature, can be neglected, okay। अब बात करते हैं फैक्टर B की। अब जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मीन्स द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, एंड इफ वी कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ गैस विद द वॉल्यूम ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, in that case the volume of a single molecule of a gas is very very small as compared to the total volume of the gas. In that case also we have to neglect the factor B, okay. So B can also be neglected, B can also be neglected at high temperature. In that case again the equation becomes PV is equal to RT. This explains why real gases behave nearly ideal at very high
टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो रियल गैसेस हैं, जो नॉन आइडियल गैसेस हैं, वो लो प्रेशर पे एंड हाई टेम्परेचर पे क्या करती हैं, आइडली बिहेव करती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, आइडली बिहेवियर शो करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द फर्दर वन फैक्टर, दैट इज फिफ्थ फैक्टर, द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। अब हम कंबाइंड फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, एंड हाई टेम्परेचर। ओके, so under these conditions the volume V of the gas is very large. Okay, in that case V is very large, so both the factor as we have explained earlier that A upon V square and B can be neglected. ठीक है, तो उस केस में हम दोनों को निगलेक्ट करेंगे। तो निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है, जो वंडर वाली इक्वेशन है, दैट विल रिड्यूस टू द आइडियल गैस equation. Okay, so at very low pressure and very high temperature the real gases behave ideally. Okay, so next a question arises, what is the behavior of hydrogen and helium? Okay, so here the behavior of hydrogen and helium is exceptional. ठीक है, वो किस तरीके से कि हमने देखा है कि जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है वो एक्सेप्शनल क्यों बिहेव करती हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं, ये दो गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम, उनके केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z, वो हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज बोथ द हाइड्रोजन एंड हीलियम आर हैविंग द वेरी स्मॉल मास। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम दे आर निग्लिजिबल। ठीक है, अगर छोटे छोटे एटम्स हैं, एक तो उनका साइज और भी छोटा हो गया, दूसरा मास भी कम है। अगर मास कम है, साइज भी छोटा है, तो जो फैक्टर है हमारा ए फैक्टर, ठीक है, छोटा छोटा मास है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट कब करते हैं, जो एक दूसरे के थोड़ा सा क्लोज आते हैं। अब छोटे छोटे मास हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एज कम्पेयर टू बड़े मॉलिक्यूल्स वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं दैट आर निग्लिजिबल। ओके, स्मॉल मास यूनिट जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सो इन दैट केस वी कैन निगलेक्ट द फैक्टर ए। ठीक है, सो ए कैन बी निगलेक्टेड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज। ओके, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे निग्लिजिबल होगी, तो वहाँ पे फैक्टर ए जो है हमें जो है वो भी बहुत, उसकी वैल्यू जो होगी बहुत स्मॉल होगी, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, सो जो हमारा टोटल फैक्टर है ए अपॉन वी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू बहुत कम है तो वहाँ पे ये फैक्टर जो होगा दैट वुड बी निग्लिजिबल। ठीक है, सो हमारी जो इक्वेशन है, वंडर वाली इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, that will be reduced to PV minus V is equal to RT। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। सो वी विल हैव द PV minus PB is equal to RT and PV is equal to RT plus PB, or when we divide the PV by RT 1 plus PB by RT, we get this equation। ठीक है, सो दिस इज Z एंड Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PB बॉन RT। ठीक है, सो Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, सो इसी वजह से जो उनका जो बिहेवियर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और जो प्रेशर का जो रिलेशन है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, दैट गिव्स ए इंक्रीज ऑलवेज। ठीक है, दिस इज फॉर द हीलियम, दिस इज फॉर द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ये फैक्टर क्या हमारा इंक्रीज होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो रही है उनकी, इंक्रीज हो रही है विद द प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द लिमिटेशन ऑफ वंडर वाल इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ वंडर वाल इक्वेशन, लिमिटेशंस ऑफ वंडर वाल
इक्वेशन। ठीक है, सो जो वंडर वाल इक्वेशन है दैट इज ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द आइडल गैस इक्वेशन, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, बट दिस इक्वेशन कैन नॉट बी जनरलाइज्ड बिकॉज द वंडर वाल कॉन्स्टेंट जो हैं ए एंड बी दे आर empirical constants, they are empirical constants। ठीक है, मीन्स इनकी जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए फैक्टर ए एंड बी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ बी फॉर लार्ज मॉलिक्यूल इज लार्ज। ठीक है, बी इज लार्ज फॉर लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो बड़ा होगा, उस केस में जो इफेक्टिव वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का दैट वुड बी लार्जर। ठीक है, ऑल्सो सिंस द लार्जर मॉलिक्यूल हैव द लार्जर सरफेस एरिया द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ए फॉर सच मॉलिक्यूल इज ऑल्सो लार्ज। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा तो उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर की भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सो उस केस में लार्जर मॉलिक्यूल्स के लिए बी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली, जो वंडर वाल इक्वेशन है दैट शोज दी अप्रिशिएबल डेविएशंस व्हेन द प्रेशर इज टू हाई और द टेम्परेचर इज टू लो। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस केस में हमने देखा है कि जो ए एंड बी है दैट वेरी विद टेम्परेचर, दैट वेरी विद टेम्परेचर, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, सो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस। सिमिलरली इफ बी इज केप्ट कांस्टेंट on decreasing the temperature the value of A increases, okay, because the molecule comes closer and resulting in the increase in the intermolecular forces. In that case the van der Waal equation is of the limited accuracy and start showing more and more deviations at high temperature and low temperature. Okay, in that case the van der Waal equation is of limited accuracy and start showing more and more deviations at high pressure and low temperatures. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्रिटिकल फिनोमिनास। अभी क्रिटिकल फिनोमिना क्या है? ठीक है, देखो हमने पढ़ा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ठीक है, और जब ये मूव करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फर्दर हमने ये भी स्टडी किया है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लो हो जाएंगे और एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, सो इन दैट केस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, सो इफ द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द टेम्परेचर इज कंटिन्यूड, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को फर्दर कंटिन्यू करते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि गैस जो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और दे विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, मीन्स द लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस दैट टाइम। ओके, एट ए गिवन टेम्परेचर द गैस कैन आल्सो बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, एक तो हमने फैक्टर देखा कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लो करते जाएंगे वैसे वैसे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे और क्लोज आने से क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएंगे, मीन्स उस टाइम पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो बात आती है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को लो कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को फिक्स करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और गैस जो है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगा दें, ठीक है, प्रेशर लगाने से क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने पे वो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, बढ़ने से क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स एट ए सफिशिएंटली लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर।
ओके, ये हम देखा है कि या तो हम टेम्परेचर लो करें, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो गैस है दैट विल चेंजेस इनटू द लिक्विड फॉर्म। ओके, सो in the process of liquefaction the effect of temperature is more important than that of the pressure। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। एक प्रेशर हमारे पास जो फिक्स्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस केस पे हम अगर हम टेम्परेचर को लो करते जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई ऑल गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, आप प्रेशर लगा रहे हो, तो सभी गैसेज को हम जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। जितना मर्जी आप प्रेशर लगा लो, अगर आपका टेम्परेचर वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, आपने रूम टेम्परेचर पे उसको फिक्स करके रखा हुआ है, जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, सभी गैसेस क्या होंगी, रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं होती हैं। बट सभी गैसेस को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लो टेम्परेचर, जितना मर्जी हम लो कर लें, सभी को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो टेम्परेचर का फैक्टर है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द फैक्टर ऑफ प्रेशर। ओके, so there is an interesting observation that a gas does not liquefy above a certain characteristic temperature, ठीक है, howsoever high may be the pressure। so this temperature at which the gas changes into the liquid or liquefy is known as the critical temperature। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, critical temperature। ओके, सो ये फर्स्ट फिनोमेना है जहां से हमारे पास क्रिटिकल फिनोमेना में क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा एक फैक्टर आ गया। ओके, सो हाउ कैन वी डिफाइन द क्रिटिकल टेम्परेचर? सो द क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी के सबस्क्रिप्ट, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय टी सी। ओके, सो व्हाट इज टी सी? टी सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, critical temperature of a gas is that temperature above which it cannot be liquefied howsoever high pressure may be applied on it। ठीक है, सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है किसी भी गैस का जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते जितना मर्जी हम प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर लें। मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम जितना मर्जी प्रेशर लगा लें वो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, बट अगर हमारा टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फिर जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, गैस क्या होगी, लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप थोड़ा सा प्रेशर भी लगाओगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। बट अगर टेम्परेचर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ तो जितना मर्जी ये प्रेशर लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। उससे लो टेम्परेचर भी जरूर हो जाएगी बट हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी। तो दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सो इसी के साथ ही हमारे पास आता है क्रिटिकल प्रेशर। सो द क्रिटिकल प्रेशर, नाउ व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? दैट इज बाय पीसी। ओके, सो क्रिटिकल प्रेशर is the minimum pressure which is just to sufficient to liquefy the gas at a critical temperature. What is that? It is the minimum pressure which is just sufficient to liquefy the gas at the critical temperature। ठीक है,
उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना कम से कम हम प्रेशर लगाएं कि गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाए, दैट प्रेशर इज नोन एज द क्रिटिकल प्रेशर. ओके, और व्हाट वुड बी द क्रिटिकल वॉल्यूम? द क्रिटिकल वॉल्यूम which is represented by Vc. The critical volume is the volume occupied by 1 mole of a gas at critical temperature and critical प्रेशर. ठीक है, तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा दैट इज नोन एज द क्रिटिकल वॉल्यूम. ठीक है, बाकी सब तो क्या हुआ, लिक्विफाई हो गई. जितना वॉल्यूम बाकी बची जो है हमारे पास 1 मोल हमने गैस ली है, 1 मोल गैस ने जितना उस टाइम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल वॉल्यूम. Okay, so this TC, PC and VC, that is critical temperature, critical pressure and the critical volume, they are called as the critical constants of the gas. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो VC है that depends to a large extent on the size of the molecule. Okay, क्योंकि molecules का जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा साइज क्या करेंगी, गैस ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है, सो लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, larger will be Vc. Okay, so next we have how we can determine experimentally the critical constants. Okay, तो critical constants को हम experimentally किस तरीके से determine कर सकते हैं? तो critical constants को determine करने के लिए एंड्रयू एक साइंटिस्ट जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो आइसोथर्म है उसको स्टडी किया. ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उसने क्रिटिकल जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो फाइंड आउट किए. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द एंड्रयूज स्टडी ऑन क्रिटिकल फिनोमिनास. ठीक है, ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो कि एंड्रयू ने की थी. ओके, ऑन द क्रिटिकल फिनोमिना. What was that study? That was based upon the isotherm of carbon dioxide. Okay, isotherms, क्योंकि उसने डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, सो 1869 में एंड्रयू ने स्टडी किए क्रिटिकल फिनोमिना कार्बन डाइऑक्साइड के केस में. ठीक है, बहुत ही डिटेल में स्टडी किया. एंड ही मेजर्ड द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ओके, सो क्या रिजल्ट से उसके, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो हियर वी हैव द कर्व दैट इज आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हियर वी टेक द वॉल्यूम एंड हियर वी हैव द प्रेशर. ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर मीन्स पहले उसने एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उस केस में उसने प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी किया. ओके, और जो कर्व हमारे पास आया दैट इज नोन एज द आइसोथर्म. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो टेम्परेचर कांस्टेंट था. फिर उसने एक डिफरेंट टेम्परेचर लिया, उस केस में फिर उसने प्रेशर और वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्टडी किया. ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एक और आइसोथर्म हमें मिला. ठीक है, तो किस तरीके से वो हमारे पास डायग्राम जो आती है वो हम देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट जब उसने टेम्परेचर रखा 13.1 डिग्री सेल्सियस, तो ही ऑब्जर्व कि जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो जैसे हम उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, गैस कंप्रेस होगी. तो कंप्रेस होते होते क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ. ठीक है, तो ये ए से स्टार्ट हुआ, बी पे यहाँ पे वॉल्यूम उसका डिक्रीज हुआ, और इस पॉइंट पे आके जो गैस है वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो गई. ठीक है, और ये कर्व बी से सी तो है यहाँ चलता रहा, मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता गया. ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज हुआ एट पॉइंट सी तक, बट वहाँ पे प्रेशर या कांस्टेंट था. ओके, सो फ्रॉम बी टू सी
हमारे पास जो है वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इन द वेपर फॉर्म एंड इन द लिक्विड फॉर्म वो दोनों थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुई थी और वो अप टू C तक वो लिक्विड होती गई। उसके बाद जैसे प्रेशर इंक्रीज किया और ज़्यादा, तो अब क्योंकि गैस यहाँ पे सॉरी जो है पॉइंट पे C है और C पॉइंट पे हमारे पास सारी लिक्विड है और B पॉइंट हमारे पास सारी वेपर है और इन बिटवीन B to C हमारे पास क्या है, दोनों हैं, ठीक है। तो अब C पॉइंट पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टोटली डिक्रीज हो चुका था, मीन्स गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल था, वहां पे सारी ऑलमोस्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी थी। एंड वी नो दैट द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आया और हमारा जो कर्व था दैट वाज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दी P एक्सिस, ठीक है, वो इस तरीके से हमारे पास कर्व आया। ओके, एंड दिस इज पॉइंट D। ओके, सो हमारे पास एक कर्व मिला 13.1 डिग्री सेल्सियस पे A to B विच इज ए गैस, B to C we have the vapor and liquid both, and from C to D we have a liquid carbon dioxide, ठीक है। सिमिलरली जब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया गया और फिर से इस चीज़ को स्टडी किया गया, द टेम्परेचर वाज 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 13.1 से टेम्परेचर इंक्रीज किया 21.5। ओके, सो वहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिली, हमें फिर से एक ऐसा कर्व मिला कि E से स्टार्ट हुआ हमारा कर्व जहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, और F पॉइंट तक, दिस इज ए पॉइंट F। ओके, सो F पॉइंट तक हमारे पास गैसेस मिली, वॉल्यूम डिक्रीज करता गया। उसके बाद पॉइंट F पे आके वॉल्यूम एक से ज़्यादा हमारे पास जो है चेंज हो गया, एकदम हमारा जो चेंज हो गया, ठीक है, बट प्रेशर वहाँ पे कांस्टेंट रहा। ओके, पॉइंट G तक हमारा जो है वॉल्यूम डिक्रीज करता गया, मीन्स पॉइंट F पे स्टिल इट वॉज गैस एंड पॉइंट G पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी थी। ओके, और F से G के बीच में इट वॉज इन दी वेपर एज वेल एज दी लिक्विड फॉर्म। ओके, उसके बाद अगेन जैसे ही प्रेशर फिर से इंक्रीज किया, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आई और हमारा जो कर्व है वो अगेन पैरेलल हो गया प्रेशर एक्सिस के, ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया। ओके, सो दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F, दिस इज G एंड दिस इज पॉइंट H हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट H ले लेते हैं, क्लियर। उसके बाद फिर से जो टेम्परेचर है इंक्रीज किया, हमने टेम्परेचर ले लिया यहाँ पे 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये एंड्रयू की स्टडी है, तो एंड्रयू ने अगेन टेम्परेचर जो है 21 से 31.1 जब किया, अगेन बिहेवियर स्टडी किया कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस के ऊपर एट ए टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये कर्व जो है वो K से स्टार्ट होता है अप टू पॉइंट L तक, ठीक है, इट इज गैस। और इसके बाद जैसे ही L पॉइंट पे पहुंचते हैं तो उसके बाद जैसे ही प्रेशर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो ये कर्व जो है अगेन पैरेलल हो जाता है P एक्सिस के, मींस वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आता। ओके, और इस केस में हमारे पास देयर वाज नो हॉरिजॉन्टल कर्व एज वी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ 13.1 एंड 21.5, ठीक है। तो मींस यहाँ पे गैसेस से डायरेक्टली वो लिक्विड में चेंज होगी। फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज किया 35.5 डिग्री सेल्सियस पे, और एंड्रयू ने क्या स्टडी किया कि जैसे ही हम गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो एकदम से हमारा जो कर्व है वो पैरेलल हो जाता है प्रेशर एक्सिस के, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट I से पॉइंट जो है J तक शार्प हमें कर्व मिलता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंग्विश ही नहीं होता कि कब गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ठीक है, बट यहाँ पे K से L पे गैसेस थी और L पे से एकदम वो लिक्विड में चेंज हो गई, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं मिला हमें, ओके, मीन्स ज़्यादा हमें वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं दिखाई दिया और डायरेक्टली जो है गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, ओके। इसी तरीके से उसने टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज किया तो अगेन उसे अगेन इस तरीके का कर्व मिला, दैट वाज 48.1 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम कर्व A to B इट वॉज ऑब्जर्व दैट इट इज इन दी गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एट पॉइंट A से स्टार्ट किया तो गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी, एट वेरी लो प्रेशर पे थी, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, उसका डिक्रीज हुआ, वो कर्व जो है A से B को मूव किया, ओके। सो दिस कर्व AB रिप्रेजेंट द कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एट पॉइंट B द लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज सडनली, ओके। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो है BC, along this line
ये जो आइसोथर्म है वो क्या बता रहा हमें कि लिक्विफिकेशन जो है वो कंटिन्यूड है वहाँ पे, ठीक है, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो गया। एट पॉइंट सी पे ऑल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। एंड द वर्टिकल कर्व सी डी व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट द आइसोथर्म इन विच जो पी वी कर्व है हमारा ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और देयर इज ए वेरी स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ड्यूरिंग C to D, okay, with increasing the pressure, and this is almost vertical since the liquid is not compressible, ठीक है। So thus in this curve from A to B, B to C, C to D, the portion AB जो है that is only carbon dioxide, along BC we have the liquid and the vapor coexist here, and from C to D only liquid carbon dioxide is there, ठीक है। सेम केस हमें मिला 21.5 में, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दी 31.1 डिग्री जो आइसोथर्म हमें मिला, इस केस में हमें के एल और एम 3 पॉइंट्स मिले, ठीक है। बाकी सब का हमें 4 पॉइंट्स मिल रहे थे, 31.1 पे हमें क्या मिले, 3 पॉइंट्स मिले, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है दैट इज ऑलमोस्ट, और यू कैन से इट बिकम्स 0, ठीक है। द के एल पोर्शन ऑफ द आइसोथर्म रिप्रेजेंट द पीवी कर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। At point L, there is an appearance of liquid carbon dioxide. At this point, the boundary between the liquid and the gas phase disappear, जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रही थी, ठीक है। इस पॉइंट पे आके वो disappears हो गई। Here, the gas and the liquids have the same density and are indistinguishable, ठीक है। So there is no indication of the liquefaction above 31.1 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला हमें, ठीक है। सो द टेम्परेचर दैट इज 31.1 इज यू कैन से द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, गैस लिक्विफाई नहीं हुई, हमें वो सारी की सारी क्या मिली, गैसेस फॉर्म में ही मिली, ठीक है। सो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। The point L, this point L of the carbon dioxide is the critical state, ठीक है। So corresponding to this point we have a critical pressure, and for carbon dioxide case the critical pressure was observed to be 72.7 atmosphere, ठीक है। So beyond L the isotherm becomes nearly parallel to the vertical axis and marks the boundary between the gaseous carbon dioxide on the right side एंड लिक्विड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसी पॉइंट है कि इसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिक्विड है और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, गैस है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं जो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, ओके। सो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास और आती है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो यहाँ से हमारे पास एक प्रिंसिपल निकल के आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है। सो क्या है ये कंटिन्यूस स्टेट, वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सो एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर हमने देखा कि जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, विच इंडिकेट दैट द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, the conversion of carbon dioxide gas into the liquid carbon dioxide or vice versa is not sharp or discontinuous, but rather it is a continuous process, ठीक है। यहाँ पे ये continuous process है। Below this temperature it was discontinuous process, ठीक है। Above this temperature the gas cannot be liquefied, but at this temperature there is a continuous process of conversion of carbon dioxide into the liquid carbon dioxide, ठीक है। So if we ज्वाइन दी हॉरिजॉन्टल पोर्शन, जो एंड उनके जो एंड हैं उनको अगर हम ज्वाइन करें, ठीक है, सभी हॉरिजॉन्टल पोर्शन के जो एंड्स हैं उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं आइसोथर्म में, सो वी विल गेट अ पैराबोला, ठीक है। लेट मी ज्वाइन हियर। सो इफ वी ज्वाइन दिस पॉइंट with this point and with this point, and if we move further on this side, so we will get a parabola, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करते हैं वॉल्यूम एक्सिस पे, so we get a parabola curve here, ठीक है। so from CGLFB we have a parabola जिसको हमने डॉटेड लाइन से, येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, ओके। सो द
point L, which is the peak of this parabola, that represent the critical point, that is 31.1 degrees Celsius. Within this parabola curve, both liquid and gaseous state coexist. But outside this curve, on the right side, we have the gaseous carbon dioxide, and on the left side we have the liquid carbon dioxide. ठीक है, so ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, so it can be shown that below critical temperature, below critical point, the gaseous state can be converted into liquid state without having more than one phase. ठीक है, at a time. Or in other words, the change from the gaseous to a liquids can be carried out without any sharp discontinuity. ठीक है, now at the temperature of 13.1 degrees Celsius, consider a volume here, consider a volume of carbon dioxide, ठीक है, which is represented by point small a. ठीक है, at this point the carbon dioxide is gaseous. Keeping the volume constant, if we keep the volume constant and if we heat the gaseous carbon dioxide, so what will happen? The pressure will increase. As the temperature is increasing, as we are heating, so the pressure will increase till its temperature rises above a critical temperature. ठीक है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच जाएगा. ठीक है, जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर को टेम्परेचर लेके जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके उसका प्रेशर इतना हाई हो जाता है, ठीक है, कि हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं. ओके, सो लेट इट बी रिलेटेड बाय पॉइंट बी. ठीक है, सो here we have volume constant, so this curve is represented as the isochoric curve. Okay, now at point this B, if we keep the pressure constant, okay, if we keep the pressure constant and if we cool the system, so what will happen? Keeping the pressure constant, if we cool the system, what will happen? We will have the decrease in volume. ठीक है, तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट विल बी ए पॉइंट सी हेयर. ओके, सो कर्व विल मूव फ्रॉम बी टू सी. एट पॉइंट सी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सो लार्ज, ठीक है, कि वहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगी. ओके, सो हेंस एट पॉइंट सी द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड. तो इस फेज में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस फेज में हमारे पास क्या है, कार्बन जो है वो गैस स्टेट में है. ठीक है, सो एट पॉइंट ए द कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटायरली गैसियस. At point C, it is completely in the liquid state. Okay, the change of state has occurred during the compression from B to C, but not nowhere from point A to B or B to C. ठीक है, A to B और B to C में हमारे पास कोई भी जो है चेंज नहीं आ रही है. ठीक है, बट वहाँ पे जो कोई कंप्रेशन नहीं हो रही है, बट कहाँ पे हो रही है, हमारा सिर्फ B to C हो रही है. ठीक है, सो we can say, in other words, the change of state from the gaseous carbon dioxide to the liquid carbon dioxide or vice versa is a continuous process. So this is called the continuity of state. Okay, so this is all about the today's lecture. In next lecture we will see the relationship between the van der Waals constants and the critical constants.